नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। हफ्ते के पहले ही दिन बाजारों में हाहाकार मच गया। अमेरिकी ट्रेड वॉर के चक्कर में बाजार ऐसा टूटा कि एक झटके में इन्वेस्टर्स के 19 लाख करोड़ रुपए सुहा हुए। तो बाजार की इस क्राइसिस पर बात करेंगे। आज बात करेंगे चीन के भारत में इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या सरकार चीन को कुछ रियायतें देने पर विचार कर रही है। और आखिर में बात होगी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, जहां बताएंगे कि सरकार पेंशन के पैसों के निवेश को लेकर क्या तैयारी कर रही है। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। तो सबसे पहले बात बाजार की। देखिए, बाजार में ऐसा हाहाकार मचा कि इन्वेस्टर्स की जेब से 19 लाख करोड़ रुपए खत्म हो गए। भयंकर बिकवाली का दबाव बाजार पर हावी रहा। हालांकि आखिर में बाजार में जबरदस्त रिकवरी भी दिखाई दी, लेकिन इसके साथ ही एक और झटका लगा, और झटका लगा है आम आदमी की जेब पर। सर, मेरा आपसे सवाल है कि बाजार को पहले तो कौन से वो फैक्टर से जो ले डूबे, और आज जो दो झटके लगे हैं सर, वो भी बताइए आप। बिल्कुल, बाजार का झटका जिसने लगभग सुबह के कारोबार के वक्त लगभग 19 लाख करोड़ रुपए एक झटके में इन्वेस्टर के स्वाहा कर दिए। 5% निफ्टी और सेंसेक्स नीचे आ गए। बाद में जब बाजार क्लोज हुआ तब स्मॉल कैप इंडेक्स भी 4% से ज़्यादा गिरा हुआ था, मिड कैप इंडेक्स भी। तो ओवरऑल पूरा मार्केट आज बुरी तरह से धराशायी हुआ। सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो अमेरिका का टैरिफ वॉर है। ट्रंप का जो टैरिफ वॉर ट्रंप ने शुरू किया, उसके बाद चीन ने जो रिटेलिएटरी एक्शन लिया, उस पर 34% का टैरिफ जो है रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिया अमेरिका पे जी। अमेरिका में इससे भी ज़्यादा बड़ी कहानी इस बात की है कि क्या अमेरिका एक बड़े रिसेशन की जद में जा रहा है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अमेरिकन मार्केट्स को बुरी तरह से गिरा रहा है, और उस वजह से उसका असर आज पूरे दुनिया भर के मार्केट्स में दिखाई दिया। चाहे यूरोप के मार्केट्स हों, चाहे जापान का निक्केई हो, वहाँ पे एक वक्त के लिए तो ट्रेडिंग को हॉल्ट करना पड़ा, रोकना पड़ा। तो इंडियन मार्केट्स हों या ग्लोबल मार्केट्स हों, सारी तरफ इस वक्त जो मार्केट मची है उसका केंद्र अमेरिका में है, और उस अमेरिका में भी केंद्र जो है वो ट्रंप हैं, जिन्होंने कि अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए पूरी दुनिया में एक हाहाकार मचा दिया है। आप समझिए कि हालात इस तरह के हैं कि एप्पल के जो भारत के वेंडर्स हैं, उन्होंने मार्च में ताबड़तोड़ इतना रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर दिया है दुनिया भर में अपने फ़ोन्स का, आईफोन्स का। 20,000 करोड़ रुपए के मार्च में आईफोन दुनिया भर में भेजे गए हैं। सबसे बड़ा हिस्सा उसका अमेरिका गया है। पिछले साल अगर हम देखें मार्च में तो करीब 11,000 करोड़ का था। उस हिसाब से देखें तो डबल एक्सपोर्ट किया। वजह क्या है? वजह यह है कि इससे पहले कि ऊंचे टैरिफ इम्प्लीमेंट हों, अपना अधिक से अधिक सामान आप भेज दीजिए, ताकि अमेरिका में कंज्यूमर्स को महंगाई का सामना ना करना पड़े, प्लस आपका प्रोडक्ट महंगा ना हो जाए। तो इस वजह से एप्पल भेज रहा है, दूसरे जो कंपनियां हैं वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जो कंपनियां हैं उनके सामने एक और बड़ा खतरा है। अमेरिकी जो कंपनियां हैं जो भारतीय मैन्युफैक्चरर से या कंपनियों से सामान लेती हैं, उन्होंने उनसे कह दिया कि आप 20 से 25% डिस्काउंट देकर हमको सामान भेजें, तब हम इसको खरीदेंगे। जो ट्रांजिट में भी जो शिपमेंट्स हैं, जो जहाज रास्ते में हैं, उनके लिए भी अमेरिकी कंपनियां, ऐसी खबरें आई, उनके लिए भी कह रहे हैं कि हमको इस सामान पर भी 20 से 25% डिस्काउंट दीजिए, तभी ये सामान बेच पाना वायबल होगा, नहीं तो कॉस्ट इसकी बहुत ऊपर चली जाएगी। नए इंपोर्ट ऑर्डर रोके जा रहे हैं जो अमेरिकी कंपनी की तरफ से आते हैं। तो ओवरऑल एक मेहम, एक मार्केट जैसा माहौल इस वक्त पूरे दुनिया के ट्रेड और कारोबार में दिखाई दे रहा है। भारत भी इसका शिकार बन रहा है। मार्केट्स में जो आज दिखाई दिया वो भयंकर, जिस तरह की बिकवाली और जिस तरह का गिरावट नज़र आई, उससे इस बात का साफ संकेत मिल रहा है कि जो हालात हैं वो किस हद तक दुनिया भर में ख़राब हैं। अमेरिका में अगर रिसेशन आता है तो आप समझिए कि जो बड़े बड़े जानकार हैं वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका मंदी की जद में, मंदी की चपेट में जाता हुआ नज़र आ रहा है। एक और चीज़ है, वहाँ अमेरिका में लोग मतलब एक तरह से उनमें हड़कंप है, भगदड़ है सामान खरीदने का, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, चाहे कारें हो, चाहे आईफोन हो, चाहे स्मार्ट वॉच हो।
खरीदने की होड़ मची हुई है कि इससे पहले कि कीमतें बढ़ें, लोग सामान खरीद लेना चाहते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत है वह वो भी और जिसकी ज़रूरत है नहीं है उसको भी। तो ये अमेरिका के शायद इतिहास में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जब वहाँ लोगों में सामान खरीदने की एक भगदड़ मची हुई है कि इससे पहले की कीमतें बढ़ें, सामान खरीद कर रख लिया जाए। सर, मेरा एक दो प्रश्न है। एक तो कि ट्रेड वॉर से कहा जा रहा है कि मंदी की आशंका है, लेकिन इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और मसला है, वो है महंगाई का। कहा जा रहा है कि महंगाई भी बढ़ सकती है। इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें। महंगाई का ये डर तो है जिस वजह से अमेरिका में लोग सामान खरीद रहे हैं। माना ये जा रहा है कि आईफोन तक के कीमतें बढ़ जाएंगी, जो अमेरिकन कंपनी है, लेकिन आपके शिपमेंट सारे भारत से, चीन से और एक दो देशों से जहाँ पे कि उनके वेंडर्स बना रहे हैं, चाहे फॉक्सकॉन हो चाहे टाटा हो, उनके जरिए आपका सामान अमेरिका के ही मार्केट में पहुँच रहा है। मेक इन इंडिया फ़ोन अमेरिका पहुँच रहा है तो उस पर लेवी लग रही है जो अमेरिका ने तय किए हैं, टैरिफ लगाए हैं। भारत पर 27% की लेवी लगाई गई है। आईफोन पे कितनी लगेगी एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन अगर वो सामान अमेरिका पहुंच के मान लीजिए 20% भी महंगा हो जाता है, 1 लाख का फ़ोन 1,20,000 रुपये का अमेरिकी डॉलर में तो आप उसको अगर कैलकुलेट कर लें तो उस महंगाई से हर कोई बचना चाहता है और इसीलिए जिसको ज़रूरत नहीं भी है वो उन प्रोडक्ट्स को खरीद कर रख रहा है। तो ये महंगाई का डर, अमेरिका में इन्फ्लेशनरी प्रेशर अगर बढ़ा तो वहाँ रिसेशन आने की पूरी आशंका है और वो रिसेशन का डर मार्केट्स को ले डूबेगा, चाहे डाउ जोन्स हो चाहे S&P ग्लोबल हो। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जेरोम पवेल के साथ ट्रंप साहब की बहुत ही तीखी नोकझोंक भी हुई है। वो कह भी चुके हैं कि भाई आप रेट कट करिए, आप इन सब राजनीति में मत पड़िए। इसी के साथ एक और बात मैं आपसे जोड़ना चाहूँगा सर कि इन्वेस्टमेंट फर्म जो JP मॉर्गन की भी हम लोग रिपोर्ट्स की बहुत चर्चा करते रहते हैं, उन्होंने भी मंदी की जो आशंका है उसको 40% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। अब दुनिया भर से जो बाज़ारों से जो निवेश है वो निकलना स्टार्ट हो गया। तो ओवरऑल जो मंदी पर हम लोग अगर चर्चा करने चाहेंगे सर, तो बिगर पिक्चर क्या है प्रवीण सर? मंदी को लेके बिल्कुल जैसा JP मॉर्गन हो चाहे मॉर्गन स्टैनली हो, सब लोग जितने भी ब्रोकरेज फर्म हैं या बड़े बैंकर हैं वो सब और अर्थशास्त्री भी वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। भारत पे कितना असर होगा इसको लेके भी कह रहे हैं कि भारत के लिए जितनी आशंका थी उससे खराब ये खबर है जितना भारत पे टैरिफ लगाया गया। तो इसका असर देखिए, जब अमेरिकन मार्केट्स अगर नीचे आएंगे, गिरेंगे अमेरिका में रिसेशन के बाद, तो एक बात ये भी कही जा रही है कि ग्लोबल जो GDP है वहाँ पे भी गिरावट नज़र आएगी और भारत की GDP ग्रोथ भी नीचे आ सकती है, सुस्त हो सकती है। तो असर पूरा का पूरा नज़र आएगा आपको, न सिर्फ इंडिया पे बल्कि चीन पर भी, वियतनाम पर भी, और चाहे यूरोपियन यूनियन हो, हर जगह अमेरिका में अगर मंदी आती है, अमेरिकन मार्केट्स अगर बुरे क्रैश का शिकार होते हैं तो वो असर सब पर नज़र आएगा, ये साफ है। सर, फाइनेंशियल कमेंटेटर हैं जिम क्रेमर, इन्होंने कहा कि ब्लैक मंडे की बात इन्होंने कही, 1987 की इन्होंने बात दोहराई है। इसके अलावा इस कहानी में एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, वो है अजय बग्गा साहब। उनकी भी बात हम लोग बहुत चर्चा करते रहते हैं। उन्होंने आज सुबह ही एक ट्वीट किया, कहा कि चीज़ें सब बदल जाएंगी अगर ट्रंप साहब अपना जो ऐलान है उसको वापस लेते हुए अगर देखेंगे। उन्होंने कुछ सिनेरियोज का जिक्र किया मामला सर, वो उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका वापस ले लेता है, अपने इसको पॉज लगा देता है, अगर हॉल्ट कर लेता है कि हम टैरिफ नहीं लगा रहे, तो चीज़ें सुधर सकती हैं। ये पूरा का पूरा जो चाहे क्रैमर हो चाहे आपका रॉबर्ट कियोसाकी हो, वो पहले ही कह चुके हैं कि बड़ा मार्केट क्रैश आने की आशंका है। सोना चांदी बिटकॉइन में पैसा लगाइए। एग्जैक्टली, लेकिन अभी तो हालात ये हैं कि गोल्ड भी गिर रहा है, क्रूड भी गिर रहा है, मार्केट भी गिर रहे हैं। तो पूरी की पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो ग्लोबल ट्रेड है, वो क्रम्बलिंग, वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है फिलहाल। तो कितने दिन में ये चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, ये एक देखने वाला सवाल होगा। क्या इंडियन मार्केट्स के लिए कुछ पॉजिटिव ट्रिगर हैं, जैसे कि मान लीजिए 9 तारीख को RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है, क्या 25 BPS रेट कट होगा या 50 BPS रेट कट RBI करता है, ये देखने वाली होगी। ये क्या इतना काफ़ी होगा जिससे कि मार्केट्स को एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मिल सके, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरा जो मानना है कि अगले कुछ वक्त तक, जब तक टैरिफ्स को लेके दुनिया एक स्टेबल नहीं होती, तब तक मार्केट्स का भी स्टेबल होना अभी मुश्किल ही है। अनटिल अनलेस, जैसा कि अजय बग्गा कह रहे हैं कि ट्रंप साहब बैक फुट पे आ जाएं और वापस ले लें अपने कदम, जो कि दिखता थोड़ा सा मुश्किल है। इतने लाव लश्कर के साथ इतना लंबा चौड़ा उन्होंने इंतजाम करके जिन चीज़ों का ऐलान किया है, उस पे
मुझे मुश्किल लगता है कि वो हाल फिलहाल में इसको वापस लेंगे। हो सकता है साल भर बाद, 6 महीने भर बाद जब बहुत बड़े नुकसान हो जाएं तब शायद वो, क्योंकि बार बार ये कहा भी जा रहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी में कोई रिसेशन नहीं आने वाला, ऐसा ट्रंप प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। कुल मिला के हालात यही है कि अभी स्थितियां अगले कुछ वक्त तक के लिए तो मुश्किल भरी रहेंगी, मार्केट्स के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी। सर, आप कह रहे हैं कि 9 तारीख को कुछ बड़ा ही गुड न्यूज़ मिल सकती है, रेट कट हो जाएगा, लेकिन रेट कट आज हुआ है सर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपये का इजाफा किया गया, कहा गया एक्साइज ड्यूटी को हम लोग बढ़ाए हैं, घटाए हैं। इसलिए मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि कई रिपोर्ट्स आ रही हैं, कहा जा रहा है कि आप पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर ये 2 रुपये की कीमतों में बढ़ोतरी का वाला मामला क्या है सर? नहीं, बिल्कुल। आज देखिए, जो भारतीय हैं, आम लोग हैं, उन पर डबल मार पड़ी है। एक मार पड़ी शेयर बाजार की, जहां मार्केट्स ने जिसका भी पैसा लगा था उसको आज लॉस हुआ होगा। दूसरा जो झटका लगा है वो सरकार की तरफ से लगा है। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2 रुपये की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। साथ ही साथ जो गैस सिलेंडर है, एलपीजी, उसका दाम भी सरकार ने 50 रुपये सिलेंडर बढ़ा दिए हैं। गैर उज्ज्वला सिलेंडर जो 803 रुपये का था वो अब 853 का हो जाएगा, और जो उज्ज्वला वाला था वो 550 रुपये का सिलेंडर हो जाएगा 500 रुपये से। तो सरकार की तरफ से डबल झटका मिला है। सरकार ने ये कहा है कि हम जो पेट्रोल डीजल की जो आपकी बढ़ोतरी है एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपये की, वो आम लोगों पे नहीं जाएगी। मतलब इसका मोटे तौर पे समझ में ये आता है कि जो विंडफॉल गेन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हो रहा है इस वक्त, जो क्रूड का प्राइस अचानक से नीचे आया है, उससे जो फ़ायदा इनको हो रहा है उसको सरकार अपनी टैक्स किटी में भरना चाहती है कि यहाँ से जो पैसे जो आपको कमाई हो रही, फ़ायदा हो रहा है, उसका एक हिस्सा आप हमको दीजिए जी। लेकिन ये एक बिल्कुल विरोधाभासी और एक अजीब तरह का की सिचुएशन है, अजीब तरह का एक फैसला है, जहाँ पे कि जब $60 के आसपास अगर क्रूड आ गया है तो आम लोगों को गुंजाइश बनती थी सरकार के पास कि वो उनको राहत देते 4, 5 रुपए, 6 रुपए की पेट्रोल डीजल की कीमतों में, जो कि 100 रुपए के आसपास पेट्रोल और 90 रुपए पे इससे डीजल है। कंजम्पशन में भी बूस्ट देखने को मिलता है, लोगों के पास पैसा बचता, महंगाई की मार कम पड़ती सर। लेकिन यहाँ तो उल्टा होता हुआ दिख रहा है। $130 से गिरकर क्रूड जो है 60-65 के आसपास आ गया है। रिपोर्ट्स कह रहे हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसमें और भी गिरावट आ सकती है। अनिश्चितता जो है, अनसर्टेनिटीज है, ओपेक प्लस वाला मामला है, उसके बावजूद सरकार का ये उलट फैसला ये किस ओर संकेत कर रहा है? वही समझना थोड़ा मुश्किल है। एक तरफ सरकार चाहती कि कंजम्पशन बढ़े, चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया, और ख़ास तौर पर जो रिकवरी है वो अर्बन एरिया में सुस्त है, वहाँ पे डिमांड कम है, स्लगिशनेस दिखाई दे रही है शहरी कंजम्पशन में, चाहे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हों या ओवरऑल कारों की बिक्री और बाकी सारी चीज़ों को भी अगर हम देखें। ऐसे वक्त पर जब सरकार के पास एक गुंजाइश बनी थी कि $60 के आसपास क्रूड आ गया था, तो सरकार एक अच्छा खासा अमाउंट कट कर सकती थी। उसके बाद अगर जब क्रूड के दाम ऊपर जाते $80 या $90, तब आप दोबारा बढ़ा सकते थे। वो गुंजाइश तो हमेशा से है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास। लेकिन उस वक्त पे न सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देना, बल्कि आप जो रसोई गैस के सिलेंडर है उसका भी दाम बढ़ा देना, वो सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने वाला है, उसको चोट देने वाला है। क्या लोगों की कमाई में कोई इजाफा हुआ है रातों रात, कोई अचानक उनको बढ़ोतरी हुई है? वो तो हुआ नहीं है। पेट्रोलियम जब पूरा का पूरा क्रूड सस्ता है, बाकी चीज़ें सस्ती हैं, तो आप तेल जो गैस की कीमतें हैं वो बढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल बात अगर क्या ये भी तो एक कारण नहीं है प्रवीण सर कि जो महंगाई दर के जो आंकड़े आए हैं 4% से नीचे, तो सरकार को लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा और सरकार को शायद ये लगा होगा कि कदम बहुत अच्छे उठा दिए हैं। 12 लाख जो रुपए की तक जो टैक्स छूट की बात है वो इम्प्लीमेंट हो गई, लागू हो गई है। तो चूंकि अप्रैल में अभी कितने दिन हुए हैं, आज ज़्यादा दिन तो हुए नहीं है, 7 तारीख है आज। 1 हफ्ता हुआ है जब आपका जो नया फिस्कल शुरू हुआ है और 12 लाख तक की टैक्स छूट लागू हुई है। 1 हफ्ते के भीतर सरकार ने पेट्रोल डीजल पर और रसोई गैस को महंगा करके बता दिया कि जो आपको पैसा बचेगा टैक्स से, वो पैसा इधर से थोड़ा थोड़ा तो पास ऑन कीजिए हमारी जेब में भी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे चीन के भारत में इन्वेस्टमेंट की। ट्रंप की शुरू की गई टैरिफ वॉर अब एक बड़ी कारोबारी जंग की शक्ल ले रही है। दुनिया भर के देश जो हैं परेशान हैं और इससे निपटने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। इनमें भारत और चीन भी शामिल है। सवाल इस बात का उठ रहा है कि क्या इस अफरा तफरी में भारत और चीन करीब आते दिख रहे हैं? क्या सरकार चीन को रियायतें देने के लिए तैयार कर रही है या नहीं?
देखिए, पिछले कुछ वक्त में चीन और भारत के बीच में नरमी होती हुई दिखाई दी, नजर आई इस तरह की। शी जिनपिंग ने चिट्ठी लिखी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जब 75 साल पूरे हुए भारत और चीन के जो बीच में एक जो वो राजनयिक रिश्ते जो हैं उसको स्थापित होने के 75 सालवें वर्ष में उन्होंने चिट्ठी लिखी। उसमें उन्होंने कहा कि भारत और चीन को साथ साथ होना चाहिए। चीन के एम्बेसडर भी इसी तरह की बातें कर चुके कि ट्रेड में भारत का सामान लेने के लिए चीन तैयार है। इस तरह की दो बातें हुई। जो लद्दाख में जो सेनाओं के आपसी टकराव था वहाँ पे भी कुछ नरमी आई, कुछ चीज़ें संबंध बहाली की ओर कदम बढ़ते हुए दिखाई दिए। उससे एक आसार और ऐसी उम्मीद पैदा हुई कि क्या सरकार अब चीनी कंपनियों को ज़्यादा एक्सेस देने के लिए तैयार है, जो कि शुरू हुए थे 2020 के आसपास जब कोविड का वक्त था। कोविड के ड्यूरेशन में सरकार ने चीनी कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए, उनके भारत में निवेश पर रोक लगाई गई, उन पर स्क्रूटनी बढ़ाई गई जी। इसके बाद वक्त वो आया जबकि लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं का आपसी टकराव हुआ, जिसमें गलवान का मामला हुआ और बाकी चीज़ें हुई। डोकलाम वाला भी मामला था सर, डोकलाम वाला भी, वाला। हाँ, डोकलाम वाला भी मामला था। तो उस सब के चलते सरकार ने चीनी कंपनियों का एक्सेस भारत में बेहद कंट्रोल कर दिया, उनको कड़े निगरानी में डाल दिया। ठीक है। अब जब ट्रंप ने अपने टैरिफ लगाए और उसका बड़ा असर चीन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीन पर 34% का टैरिफ लगाया है, तो चीन चाहता है कि उसका सामान, उसकी कंपनियों को भारत में इन्वेस्टमेंट का मौका मिले, भारत में अपना सामान डालने का मौका मिले। सरकार भी इस चीज़ को लेके ज़्यादा अब कंसर्न होती हुई नज़र आ रही है। ज़्यादा उसको लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीन का जो डंपिंग ग्राउंड बन जाए भारत, चाहे स्टील हो, चाहे टॉयज़ हो या दूसरे प्रोडक्ट्स हों, उनका डंपिंग ग्राउंड भारत ना बन जाए, क्योंकि अमेरिका चीन का सामान अब जाना कम हो जाएगा। इसलिए सरकार अब और ज़्यादा सतर्क नज़र आ रही है। और हमने हाल में देखा कि BYD का $1 अरब से ज़्यादा का प्लान जो था, 10 अरब डॉलर का प्लान जो था, वो एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया भारत में निवेश का। जिस तरह का हैदराबाद में निवेश, उनका प्लांट लगाने का इरादा था, 85,000 करोड़ का लगभग का प्लान था, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सरकार अभी बेहद फूंक फूंक के कदम रख रही है। सरकार किसी भी तरह का चीनी कंपनियों को देश में दाखिल होने के लिए रियायत देने के मूड में इस वक्त कतई नहीं है। सर, एक प्रश्न मेरे माइंड में आ रहा है ये कि देखिए, अमेरिका ने चीन पर 34% का टैरिफ लगाया और भारत पर 26% का टैरिफ लगाया। इन दोनों को अगर जोड़ दें तो 60% बैठता है ये आंकड़ा। तो ऐसे में ये गुंजाइश नहीं बनती कि एशिया पैसिफिक रीजन में जो है सबसे बड़े जो देश हैं दो, चीन और भारत, ये दोनों मिल लें और अपना फ़ायदा कर लें? इंडिया के साथ चीन का ट्रेड, जो भारत का जो डेफिसिट है वो लंबा चौड़ा है, 50 से 60। भारत चाहता है कि चीन भी उसका सामान खरीदे। अगर भारत, जैसा अमेरिका चाहता है कि भारत उसका वो करे, वहाँ तो हम लोग सरप्लस में हैं। बिल्कुल, जैसा जो डेफिसिट है और उसमें अगर चीन के लिए दरवाजे खोलता है भारत, तो आप ये समझिए कि बड़ी तादाद में चीनी गुड्स भारतीय मार्केट्स में नज़र आने लगेंगे। वो अभी भी आ रहे हैं दबे छुपे, कई तरह के अपने जोड़ तोड़ करके। वो आपको चाहे टॉयज़ हों, चाहे दूसरे अपैरल हों, किसी भी तरह के आप उसमें देख लीजिए, चीन का सामान भारत में बड़े पैमाने पर आ रहा है। ठीक है। सरकार ने इसीलिए एक तरह से कंपनी टू कंपनी सरकार ने स्क्रूटनी का नियम इस चीन के संदर्भ में रखा हुआ है कि हर कंपनी की अलग तरह से स्क्रूटनी की जाएगी। उसके पूरे के पूरे निवेश के प्रपोजल को, इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल को सरकार अलग तरह से आंकेगी। एक मुश्त एक सेक्टर के हिसाब से सरकार उस पर डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ से सरकार को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इसी रूल की वजह से कि एक एक कंपनी को हम देखेंगे, कंपनी वाइज तय किया जाएगा कि आपको इजाज़त होगी या नहीं होगी। तो भले चीन पर बैरियर लगे हैं अमेरिका की तरफ से, इंडिया पर भी लगे, लेकिन भारत ये नहीं चाहता कि इसका फ़ायदा चीन उठाए और अपना, चूंकि भारत एक बड़ा बाजार है, बड़ा कंजम्पशन बेस है, भारत चाहता है कि अगर कंजम्पशन की या डिमांड क्रिएट भी होती है तो उसका फ़ायदा सीधा सीधा पहले भारतीय कंपनियों को मिले। और इसीलिए जो BYD है उसके भी कदम रोक दिए गए ताकि बड़े पैमाने पर वो इंडियन मार्केट्स में अपनी पहुंच बनाने का उनको वो मिले। टेस्ला का भी था सर, एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे। चलिए सर, और आखिर में बात करेंगे सरकार के पेंशन प्लान की, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की।
फाइनेंस मिनिस्ट्री इस बात की स्टडी कर रही है कि ग्लोबल पेंशन फंड को किस तरह से मैनेज किया जाता है। साथ ही सरकार ईपीएफओ के अब तक के एक्सपीरियंस को भी समझ रही है। इसके जरिए यूपीएस के नियमों को तैयार करने का प्लान है। मेरा आपसे सवाल है प्रवीण सर कि सरकार यूपीएस पर बड़ी तैयारी कर रही है, वो तैयारी है क्या और इसका क्या फायदा होगा सर? नहीं, देखिए, जो 1 अप्रैल से लागू हो गया है आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम जी, अब सरकार उसमें दुनिया भर के जो पेंशन फंड्स हैं उनको किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है, सरकार इसकी जांच पड़ताल कर रही है। सरकार यहाँ से कुछ नतीजे निकालने की कोशिश कर रही है कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब मामला क्या है? मामला यह है कि जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके कंट्रीब्यूशन होगा पेंशन फंड के लिए 10%, उतना ही सरकार करेगी 10% का कंट्रीब्यूशन, और वो इंडिविजुअल पेंशन फंड में जाएगा। इसके अलावा 8.5% सरकार जमा करेगी, एक पूरा पूल बनेगा, कॉर्पस बनेगा उसमें उस व्यक्ति के, ताकि उसके जरिए एक जो पक्की पेंशन का जो हिसाब किताब है उसको दिया जा सके। ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। जो इंडिविजुअल फंड है, पेंशन फंड है किसी शख्स का, जिसमें 10% एम्प्लॉय का जाएगा, 10% सरकार का जाएगा, उसमें उस एम्प्लॉय का एक वो रहेगा, दखल रहेगा कि साहब मेरा पैसा कहाँ लगे, कैसे लगे, तो उसके पास चॉइस रहेगा। उसके पास एक चॉइस रहेगा, जैसा एनपीएस में होता है। दूसरा जो फंड है, जो कॉर्पस बनेगा, जिसमें 8.5% सरकार का पैसा जा रहा है, वहाँ पे उस पैसे को कैसे डिप्लॉय किया जाए उस पे सरकार का से रहेगा, सरकार का दखल रहेगा। सरकार चाहती कि इस पैसे का किस तरह से हम अधिकतम इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां से कि एक पक्का और बढ़िया रिटर्न मिलता रहे। ठीक है। उस पैसे को कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, इसके लिए सरकार जो ग्लोबल पेंशन फंड्स हैं उनका अध्ययन कर रही है, उनको समझ रही है कि यहाँ पे ये लोग जो रिटर्न निकालते हैं वो किस तरह से, किन इंस्ट्रूमेंट्स पे लगाया जाता है, कहाँ से उनको ठीक रिटर्न मिलता है जी। तो उस पैसे को लगाने में सरकार ज़्यादा आज़ादी चाहती है, और वहाँ पे ही पूरा मामला है। पक्की पेंशन को देने का पूरा हिसाब किताब इसी जो पूल है 8.5% वाला, यहाँ से देने का इरादा, और इसलिए सरकार का एक प्लान है कि इससे अच्छा रिटर्न मिल सके, ताकि हम एक सुनिश्चित पेंशन को मुहैया करा सकें, जो कि यूपीएस के तहत देने की गारंटी सरकार कर रही है। सर, मैं तमाम सरकारी कर्मचारियों का जो संगठन है उनसे बात करता हूं, तो वो बात सामने आती है कि देखिए हमारा पैसा तो सरकार ले रही है। एक ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग उन लोगों की रहती है, वो दोहराते भी रहते हैं, और उनका कहना रहता है कि देखिए हमारा पैसा सरकार ले लेती है, उसको मार्केट में लगा देती है, और अभी जो मार्केट में जिस तरह से फॉल आ रहा है तो हमारा पैसा भी डूब रहा है, और उसका विरोध भी होता आता है। मेरा आपसे जो प्रश्न है सर कि क्या इसके पीछे ये भी लॉजिक नहीं हो सकती है कि देखिए जिस तरह से शेयर बाजार में भारी बिकवाली 19 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का साफ होते जा रहा है एक दिन में, तो इसके पीछे का भी कोई गठजोड़ है? नहीं, लेकिन सरकार का जो पेंशन फंड के पैसे हैं, चाहे वो एनपीएस का हो, वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, एक बात। दूसरा, लॉन्गर टर्म के लिए जब इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम भारतीय बाज़ारों को लेके, अगर आप पिछले वो देखें 10 साल 20 साल के एक्सपीरियंस देखें, अच्छी कंपनियों में अगर इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पे रिटर्न अच्छे मिलते हुए नज़र आए हैं। अगर आपको एक पक्की पेंशन देनी है तो उसके लिए आपको थोड़े एग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट्स में, साधनों में पैसा लगाना पड़ सकता है, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे शेयर मार्केट में डायरेक्ट इक्विटी में पैसा लगाना हो। तो वो जाहिर तौर पर उसमें रिस्क है, जोखिम है, लेकिन अगर लॉन्गर टर्म में देखेंगे, लंबे वक्त में देखेंगे, तो अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 8% का बॉन्ड्स के जरिए या एफडीज के जरिए अगर सरकार को रिटर्न मिलता है, क्या वो उतना रिटर्न होगा जिससे कि आप 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास जो सेंट्रल कर्मचारियों का पूल है उसको पक्की पेंशन, यानी उनकी मान लीजिए 25 साल की सर्विस पे जो आप आधा 50% बेसिक पे प्लस डी, उसका आधा अगर आप ये पेंशन देने की बात कर रहे हैं सुनिश्चित, तो वो कैसे निकल के आएगा पैसा, वो सरकार के दिमाग में इस वक्त मगजमारी पूरी की पूरी चल रही है, कि ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है कि आप ये पैसा रिटर्न देंगे कैसे। 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ अगर एम्प्लॉई हैं और पेंशनर हैं, उनके साथ हर साल का आपका महंगाई का भत्ता है, तो उसको आप किस तरह से देंगे, वहाँ पे आपके पास एक प्लान होना चाहिए। और वो 8% या 7% का आप बॉन्ड्स के जरिए या फिक्स्ड इनकम एसेट्स के जरिए अगर आप देने की सोचते हैं तो वो शायद मुश्किल साबित हो सकता है जी। और यही चीज़ आपका एनपीएस में है, जिसके और इसी की तैयारी आपका ईपीएफओ
के जरिए भी की जा रही, जहाँ पे कि प्रस्ताव है सरकार के पास कि हमको अधिक आज़ादी होनी चाहिए शेयर मार्केट में पैसा लगाने की, जो कि अभी तक डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही अपना, आप ये मानकर चलिए कि 90% से ज़्यादा पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगता है, बाकी का कुछ पैसा है वो आपका ETF के जरिए शेयरों में लगता है। ओके तो उसको अगर बढ़ाने की बात किया है। उसको बढ़ाने की, जो शेयरों में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है, ये EPFO का प्रस्ताव पिछले साल से है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के पास, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री उस प्रस्ताव को मंजूरी अभी नहीं दे रही है। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि इस वक्त मार्केट के जो हालात हैं, 7 करोड़ के आसपास एम्प्लॉय EPF के साथ जुड़े हुए हैं, EPF मेंबर्स हैं जी। तो इतने करोड़ लोगों का लगभग, अगर हम 2023-24 का अगर आंकड़ा बताऊं तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगभग 25 लाख करोड़ में से 22.5 पौने 23 लाख करोड़ रुपए डेट इंस्ट्रूमेंट्स में EPFO का लगा हुआ था, जबकि 2-2.5 लाख करोड़ रुपए ही ETF के जरिए शेयर मार्केट्स में लगा हुआ था। तो वो एक बड़ा कैलकुलेटेड सरकार का कदम रहता है कि जहाँ पे कि सरकार नहीं चाहती कि आपके पैसे के साथ किसी तरह का खिलवाड़ क्या रिस्क लिया जाए। लेकिन सर एक फैक्टर और भी है प्रवीण सर, हम लोग मार्केट को ट्रैक करते हैं तो देखते भी हैं कि जब बाजार अपने डिप्स में हो, निचले लेवल पर हो, तो वहाँ पैसा कहा जाता है कि पंप कर दीजिए, लगा कर चैन से बैठिए और 2-4 साल 5 साल में आप देखिए उसको दुगना तिगुना रिटर्न आपको मिल जाएगा। अगर इस समय EPFO को अगर CBDT परमिशन देती है तो ये एक अच्छा फायदे वाला सौदा हो सकता है, या अभी अनसर्टेनिटीज़ की वजह से और भी गिरावट जारी रह सकती है बाजार? सरकार देखिए इस तरह से शॉर्ट टर्म नहीं समझती है। हाँ, न उस तरह से फैसले भी नहीं लेती सरकार। लेकिन आप LIC का इसमें उदाहरण देख सकते हैं। LIC अपना बड़ा पैसा लंबा चौड़ा, एक बड़ा, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक तरह से LIC है। LIC अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाती है और वो पूरे तरह से जब बाजार गिरते हैं तब उसमें लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम देखते हैं कि उनके रिटर्न उस हिसाब से अच्छे आते हैं। LIC का भी काम एक तरह से यही है कि वो जो उसके पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको कवर भी देती है और उनको रिटर्न भी वहाँ पे देती है, जो उनकी पॉलिसीज़ मनी बैक पॉलिसी या दूसरी पॉलिसीज़ हैं जी। तो एक तरह से एक LIC का मॉडल भी है जिसको देखा जा सकता है, लेकिन वो बहुत एग्रेसिव है। सर कितना रार हुआ था, आपको याद ही होगा, अडानी ग्रुप के शेयरों पर LIC का जो पैसा लगा था, तो सड़क से लेकर संसद तक जो है कोहराम मच गया था कि भाई आप पैसा जो है यही डर सरकार को दरअसल, जैसा LIC के साथ हिंडनबर्ग के क्राइसिस के वक्त हुआ, जिसमें LIC को खुद सामने आके सफाई देनी पड़ी कि हम लॉस में नहीं हैं, हम लंबे वक्त के लिए पैसा लगाते हैं और हमारा जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स हैं उसके तहत किसी एक कंपनी या एक ग्रुप में आप कितना पैसा लगा सकते हैं, उसकी लिमिट के भीतर ही अडानी ग्रुप में पैसा लगा हुआ है या अलग अलग कंपनियों में पैसा लगा हुआ है। इसलिए उस तरह की कोई चिंता की बात नहीं है, सारे नियम फॉलो किए गए। वो ही डर आप ये समझिए कि EPFO के साथ या पेंशन फंड्स के साथ सरकार का है, और इसीलिए सरकार सारी दुनिया के जो ग्लोबल पेंशन फंड्स हैं उनकी स्टडी कर रही ताकि एक बेहतर रास्ता इसमें चुना जा सके जिसमें कि पक्की पेंशन भी दी जा सके और जो रिस्क है आपके पैसे का वो भी कम से कम रहे। चलिए, तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। प्रवीण सर आपका बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी।